नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट चौपाल पर। तो दोस्तों, हमने आपको पिछले क्लासेस में सामान्य ज्ञान जो पढ़ाया था, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हमने आपको फिजिक्स पढ़ाया था। तो दोस्तों, सामान्य ज्ञान के अंदर फिजिक्स में हमने आपको पढ़ाया था कि मूल मात्रक और मूल राशियां। तो दोस्तों, वो आपका हमने कंप्लीट कर दिया था। उम्मीद है कि आप लोग भी उसको पूरा तैयार कर लिए होंगे, उसको रिवाइज कर लिए होंगे, क्योंकि वहां से हमेशा प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, आपका जैसा प्यार मिल रहा है चैनल को, अच्छा लगा, और आप इसी तरीके से इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे ऐसे छात्रों को की भी मदद हो जाए जो किसी कारण बस पैसा नहीं दे सकते, कोचिंग में या शहर में नहीं आ सकते, यानी कि गांव तक ये चीजें पहुंच जाए, ये मैटर पहुंच जाए। और इस पर आपको हर चीज बेसिक से बताई जाएगी। ऐसा कोई भी चीज आपको आपसे छूटने नहीं दिया जाएगा जो आपको ना समझ में आती हो। हर टॉपिक को एकदम जीरो से पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे भौतिकी के अंतर्गत एक टॉपिक है यांत्रिकी। इसमें जैसे उष्मागतिकी, प्रकाशिकी, ऐसे ढेर सारे टॉपिक थे भौतिकी में। आज उसमें से हम आपको पढ़ाएंगे यांत्रिकी। तो प्रश्न उठता है कि यांत्रिकी क्या है? तो पिंडों की गति का अध्ययन ही यांत्रिक कहलाता है। ठीक है, पिंडों की गति का अध्ययन ही यांत्रिकी कहलाता है। तो अब फिर प्रश्न उठता है कि फिर गति क्या है? तो गति को जैसे कहा जाता है कि जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन करता है तो इसे गति अवस्था कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो है कि जब कोई पिंड या वस्तु किसी दूसरे पिंड या वस्तु के सापेक्ष, हम इसको हमेशा सापेक्षिक ही देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है। अब अगर ये जो है इसके सापेक्ष अगर एक गति करता है, इसके सापेक्ष ये स्थिर है और इसके सापेक्ष ये अगर गति करता है, आगे बढ़ता है, तब हम कहते हैं कि यह वस्तु जो है इसके सापेक्ष गति और किसी समय में, ठीक है, किसी समय के साथ अगर परिवर्तन करता है तो हम कहते हैं कि यह वस्तु जो है इसके सापेक्ष जो है ये गतिमान अवस्था में है। लेकिन अगर इसके विपरीत हम देखें, विराम अवस्था क्या है इसके विपरीत? तो जब कोई वस्तु या पिंड किसी दूसरे वस्तु या पिंड के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन नहीं करता है, मानी ये दोनों पिंड है, अगर मान लीजिए ये दोनों पिंड है, अगर आप ये दोनों पिंड है, अगर ये दोनों ऐसे एक ही जगह पर स्थिर बने हुए हैं, ये दोनों स्थिर बने हुए हैं, तो हम इसको इसके सापेक्ष क्या कहेंगे कि ये विरामा अवस्था में, क्योंकि दोनों अपनी स्थिति में बने हुए हैं। लेकिन ऊपर वाली कंडीशन में अगर ये आगे चलता है तो हम कहते हैं इसके सापेक्ष ये जो है गतिमान अवस्था में है। तो इसका अगर उदाहरण लें, व्यवहारिक अगर उदाहरण लें, तो हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई कमरा है और कमरे में मेज रखी हुई है और मेज पर कोई कटोरी, ठीक है, कमरे में मेज रखी हुई है और मेज पर कटोरी रखी हुई है, तो हम इसको जो है मेज के सापेक्ष हम कटोरी को, या कमरे के सापेक्ष हम कटोरी को क्या कहते हैं, विरामा अवस्था में रखी हुई है, क्योंकि इसमें मेज और कटोरी दोनों विरामा अवस्था में। लेकिन अगर जब इसको बड़े लेवल पर देखते हैं, जैसे इन चीजों पर हम सूर्य के सापेक्ष देखें, ठीक है, अगर हम सूर्य को स्थिर कर दें, सूर्य के सापेक्ष हम देखें, तो पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती रहती है। अब पृथ्वी पर जितनी भी चीजें रखी हुई हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका सूर्य है और ये है आपकी पृथ्वी। अब ये जैसे ये चक्कर लगाती है, ठीक, ये आपका पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का। अब ये पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं रखी हुई हैं, तो इसको अगर हम देखेंगे सूर्य के सापेक्ष, तो ये क्या है, सूर्य के सापेक्ष गतिमान अवस्था में आपको दिखाई देंगी। यानी जो कमरा है, मेज है या मेज पर रखी कटोरी है, सब आपको गतिशील अवस्था में दिखेंगे। लेकिन जब हम मेज को कटोरी के सापेक्ष देखेंगे या मेज के सापेक्ष कटोरी को देखेंगे, तो ये आपको विरामा अवस्था में मिलेगी। इसी तरीके से अगर हम देखें, एक और उदाहरण लें, तो कार में बैठा व्यक्ति सड़क व सड़क पर चलने वाले व्यक्ति के सापेक्ष गतिशील अवस्था में होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये आपकी कार हो गई, इसमें बैठा हुआ एक व्यक्ति है, तो यहाँ से मान लीजिए गुजर रहा है ये, तो ये चलते जा रहा है ये। यहाँ मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पेड़ है, ठीक, यहाँ पर पेड़ है, अगर ये गाड़ी चलती हुई यहाँ पहुंच गई, तो अगर इसके सापेक्ष हम देखेंगे तो ये जो है व्यक्ति जो है ये इसके क्या होता है, सापेक्ष गतिमान अवस्था में आपको दिखेगा। इस पेड़ और इस सड़क, और जो भी पेड़ है, सड़क है या कोई व्यक्ति सड़क पर है, तो उसके सापेक्ष हम देखेंगे कि वह जो व्यक्ति कार में बैठा वो गतिमान अवस्था में है। लेकिन अगर चलती कार में बैठे व्यक्ति की गति कार के सापेक्ष अगर हम देखें, जैसे जो व्यक्ति कार में बैठा हुआ है उसकी गति को हम उस कार के सापेक्ष में देखें जिसमें बैठा हुआ है, तो आपको विरामा अवस्था में ही मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए ये कार हो गया आपका, ये कार हो गया आपका, इसमें जो व्यक्ति बैठा है, इसमें जो व्यक्ति बैठा है, तो ये इसकी तुलना में क्या है कि ये भी इसको स्थिर लगेगी, ये भी स्थिर है, तो ये दोनों व्यक्ति जो है कार के सापेक्ष विरामा अवस्था में आपको दिखाई देगा। तो इसी तरीके से फिर आगे हम बढ़ते हैं, यानी कि गति और विराम एक दूसरे के सापेक्षिक होते हैं। ठीक है, अब
हम देखते हैं कि फिर गति कितने प्रकार का होता है। गति जो है कितने प्रकार की गति होती है। तो एक होती है रेखीय गति होती है, अनियमित गति होती है, कंपन गति होती है, वृत्तीय गति होती है, एक समान वृत्तीय गति होती है। तो रेखीय गति का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु एक रेखा में चलती है, एक सीधी रेखा में चलती हो, तब हम कहते हैं कि वह रेखीय गति में, जैसे कि कोई चलती हुई कार या पेड़ से गिर रहा कोई आम जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे ही आता है, तो एक समान उससे चलता है, तो उसको हम कहते हैं कि वह रेखीय गति कर रहा है। इसी तरीके से अनियमित गति, जैसे कोई वस्तु क्या है कि अगर मान लीजिए कि वो इस तरीके से गति कर रही है कि वो ऊपर नीचे आगे पीछे इस तरीके से ऊपर नीचे अपना जिग जैग मोशन टाइप का करते चल रही है, तो उसको हम कहते हैं कि जैसे उसका उदाहरण लें तो फूलों पर मंडराते भंवरे या तितलियां, वो जो होता है एक सीधी रेखा में नहीं चलती है, वो क्या है कभी ऐसे ऊपर जाएंगी, कभी नीचे जाएंगी, फिर कभी ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगी, तो ये होता है, ये इसको कहते हैं अनियमित गति। लेकिन जब कोई वस्तु या पिंड जो है, कंपन गति हम कब कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई पिंड है, ये है यहाँ, तो अगर कंपन गति जैसे होता है कि अगर कोई मान लीजिए यहाँ लटका हुआ है, अब ये कभी इधर जाता है तो फिर ये लटक के फिर इधर आता है, तो ये जो है यहाँ पर इधर जा रहा है फिर ये इधर आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं, जैसे इसका उदाहरण सरल लोलक या झूले की गति, तो इसको हम कंपन गति कहते हैं। और वृत्तीय गति जैसे है, वृत्तीय गति जब कोई पिंड किसी एक बिंदु पर, जैसे मान लीजिए ये बिंदु है और इसी के चारों ओर ऐसे घूमता है, ठीक है, अब ये जो है जैसे लट्टू हो गया, तो ये यहाँ इस पे वो घूमता रहता है, तो इसको कहते हैं पृथ्वी की गति, इसको हम कहते हैं वृत्तीय गति, ठीक है। लट्टू ये पॉइंट हो गया उसका और ये गोल गोल ऐसे घूमता रहता है। यहाँ मान लीजिए सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो ये भी ऐसे इसको घूमती रहती है, तो इसको भी कहते हैं वृत्तीय गति या घूर्णन गति भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और एक समान वृत्तीय गति, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो होता है एक समान गति से चलता है, तो इसको हम कहते हैं कि इसको कहते हैं एक समान वृत्तीय गति, क्योंकि वृत्त पे तो पृथ्वी घूमता ही है ये, और एक समान चाल से चल रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि एक समान वृत्तीय गति। तो फिर आगे हम देखेंगे कि अब आता है कि चाल क्या है और वेग क्या है, ठीक है। चाल वेग क्या है, तो फिर हम आपको बताएंगे। चाल जैसे है कि यह एक अदिश राशि है, ठीक है। चाल जो है एक ये अदिश राशि है, तो चाल की क्या डिफिनीशन होगी कि वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं, और चाल बराबर होता है तय की गई दूरी बटे समय, ठीक है। चाल बराबर होता है तय की गई दूरी बटे समय, यानी चाल क्या है कि वस्तु द्वारा, किसी वस्तु या पिंड द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। और अदिश राशि यह क्यों है, क्योंकि यह अदिश राशि इसलिए है क्योंकि इसकी कोई निश्चित कोई दिशा नहीं है, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम आपको उदाहरण दें तो यहाँ देखिए, जैसे ये है, मान लीजिए वस्तु है, यहाँ वस्तु ये कोई पॉइंट है, तो यहाँ से ये मान लीजिए इधर भी जा सकती है, 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 लेकिन कुछ पता नहीं है। लेकिन हाँ, एक इकाई समय में ये जो वस्तु है जितनी दूरी तय करती है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है, लेकिन अभी क्लियर नहीं हो किस दिशा में। तो इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। तो तय की गई दूरी बटे समय बराबर होता है चाल। इसका जो मात्रक होता है SI में मीटर प्रति सेकेंड होता है, यह एक अदिश राशि है। इस तरीके से अगर हम देखें वेग क्या है, वेग जो होता है वेलोसिटी, इसको कहते हैं कि वस्तु द्वारा इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में, ठीक है, ये किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम वेग कहते हैं। जैसे यहाँ हमने आपको उदाहरण लिया, तो यहाँ क्या है कि ये तीनों कट कर दें, हम इसको कट कर दें, इसको कट कर दें, इसको, और ये है निश्चित दिशा में, ठीक है। ये एक निश्चित दिशा में जब यहाँ से कोई वस्तु और इस दिशा में जब एक इकाई समय में जब चलती है, तो उसको हम कहते हैं तय की गई दूरी, जो दूरी तय करती है यहाँ से यहाँ तक और एक निश्चित दिशा में, तो इसको हम कहते हैं कि ये वेग है, ठीक है। इसको हम वेग कहते हैं, यानी कि वस्तु द्वारा इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। अब आता है वेग जो है एक इसका SI मात्रक, इसका भी मीटर प्रति सेकेंड होता है, चाल का भी मीटर प्रति सेकेंड होता है और वेग का भी मीटर प्रति सेकेंड होता है, लेकिन यह एक सदिश राशि है। वेग जो है एक सदिश राशि है और चाल जो है ये जो है एक आपका ये अदिश राशि है। अब आता है कि अब आपको हम बताएं कि ये दूरी फिर किसको कहेंगे और विस्थापन किसको कहेंगे। दूरी और विस्थापन हम किसको कहेंगे। एक तरफ दूरी जो है अदिश राशि है और विस्थापन जो है सदिश राशि है, ठीक है। तो दूरी हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए जब कोई वस्तु,
ठीक है, जब कोई वस्तु किसी ऐसे मतलब किसी समय में, ठीक है, दो मतलब कुछ दूर जाती है वो, ठीक है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की जो उसकी लंबाई होती है, कोई वस्तु जो है, अब इसमें भी क्या है कि इसमें भी दिशा क्लियर नहीं है, इसमें भी दिशा इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। तो कोई वस्तु जो होता है, इसको फिर से हम साफ कर देंगे, तो अगर फिर से इसको दिखाएं, तो अगर मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, तो इधर या इधर या इधर या इधर, अब कोई वस्तु यहाँ से चलती है तो इसकी भी दिशा क्लियर नहीं है, तो ये दो बिंदुओं की जो बीच की दूरी होगी, ये जो दूरी होगी, मान लीजिए ये जो दूरी होगी, इसी को हम कहते हैं, जो लंबाई होगी इसी को हम दूरी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर ये जो होता है ये अदिश राशि होती है। अगर विस्थापन को हम कहें तो विस्थापन क्या होता है कि ये होता है एक निश्चित दिशा में होता है, ये एक निश्चित दिशा में कोई वस्तु जब चलती है तो इसका कोई होता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच का जो अंतर होता है, जो यहाँ से यहाँ तक पहुंची किसी निश्चित दिशा में, तो इसको हम कहते हैं विस्थापन, यानी कि वस्तु यहाँ से विस्थापित होकर यहाँ पहुंच गई, ठीक। और ये जो होता है कि दूरी जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, और सभी ये विस्थापन जो होता है धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक होता है, और ये शून्य भी होता है। तो अब आपको हम बताएंगे त्वरण क्या है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे त्वरण क्या है। तो त्वरण जो होता है कि किसी वस्तु में उसके जो वेग में परिवर्तन होता है, ठीक है, किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उसको हम त्वरण कहते हैं, किसी वस्तु। तो दोस्तों त्वरण आपको हम बता दें कि क्या है। त्वरण को सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर त्वरण क्या है, त्वरण कैसे उत्पन्न होता है। तो आप ये जान लीजिए कि किसी पिंड के वेग में उसकी चाल या दिशा अथवा दोनों के कारण परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। किसी पिंड के वेग में उसकी चाल या दिशा या दोनों के कारण परिवर्तन हो सकता है, और इस प्रकार जो उसके वेग में परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। एक सीधा सिंपल डिफिनेशन है, लेकिन ये अपने आप में भी कंप्लीट नहीं है। अगर हम ये कहें कि इस प्रकार वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, तो ये अपने आप में अधूरा लगता है। क्यों? क्योंकि वेग में परिवर्तन दो तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पिंड है, अगर ये तेजी के साथ इधर चल रहा है, तो यहाँ जो इसके तेजी के साथ चल रहा है और फिर अगर धीरे 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 जाके रुकता है, तो फिर वो मंदन की स्थिति में आ जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि त्वरण तभी उत्पन्न होता है जब पिंड के वेग में वृद्धि हो, ठीक है। अगर पिंड के वेग में जब यहाँ से यहाँ चला, जब तक वृद्धि है, यहाँ से यहाँ के वेग में जब तक वृद्धि है, तब तक तो हम कहेंगे कि त्वरण है। लेकिन जैसे ही ये धीरे धीरे रुकना शुरू कर देता है, तो मंदन की अवस्था में चला जाता है, उसको हम अवतरण कहते हैं। यानी अगर त्वरण की हम सीधी परिभाषा करें तो उसमें क्या कहते हैं कि वेग में वृद्धि की दर को ही त्वरण कहते हैं। वेग में वृद्धि की दर को हम त्वरण कहते हैं, ठीक है। किंतु वेग घटने पर इसे मंदन या अवतरण हम कहते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो फिर एक उदाहरण लें। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो जैसे एक उदाहरण लें कि एक कार की गति 2 मिनट में 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए तो कार का त्वरण क्या होगा, ठीक है। अगर किसी एक कार की गति 2 मिनट में 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए तो कार का त्वरण क्या होगा? तो त्वरण हम कैसे निकालते हैं? त्वरण का जो ये है आपका कि वेग परिवर्तन, ठीक है, वेग परिवर्तन बटे समय बराबर होता है त्वरण। तो इसके वेग में जो परिवर्तन हुआ तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर ये क्या हुआ? वृद्धि हुई वेग में, 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो इसको हम 50 किलोमीटर प्रति घंटा से 30 किलोमीटर प्रति घंटा को हम घटा देंगे और बटे क्या है 2 मिनट में, इसको नीचे रख देंगे। तो जो घटाने के बाद यहाँ बचता है कि 20, फिर 30 में 50 में 30 गया तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मिनट को जो होता है हम हर यूनिट को 1 में चेंज कर लेते हैं। अब ये हम इसको घंटे में चेंज कर लेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में हम इसको घंटे प्रति मिनट को चेंज करते हैं। तो क्या होता है 2 गुणे 1/60। तो उसके बाद इसको हम काट देते हैं, ठीक है। ये कट के आता है 30 यहाँ, ठीक है, 30 घंटा हो जाएगा। और फिर 30 को ले लेते हैं ऊपर, तो यहाँ हो जाता है आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे 30 घंटा, ठीक है। अब इसको जो हम यहाँ से इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 600 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। तो आपका जो कार का त्वरण हो गया 600 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर हो गया। अब हम आपको एक चीज और बताएंगे। इसमें क्या होता है कि गति का जो समीकरण एक होता है, गति का एक समीकरण होता है कि जिसपे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गति के समीकरण के लिए अगर हम ऐसे उदाहरण के तौर पर आपको बताएं कि कैसे उसका समीकरण बनता है, ठीक है,
तो उसको देखेंगे कि यदि किसी पिंड का प्रारंभिक वेग जो है मान लीजिए u है और यह जो है t अवधि में एक समान त्वरण से गमन करे, कोई पिंड जो है उसका प्रारंभिक वेग u है और t अवधि में एक समान त्वरण से गमन करे, तो इसके परिणामी वेग v को निम्न समीकरण से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, कोई पिंड है इसका प्रारंभिक वेग जो u है, ठीक है, अगर वह t अवधि में t समय में अगर एक समान त्वरण से गमन करे तो इसके परिणामी वेग का जो सूत्र है यह बनेगा v इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, अब इसके आधार पे हम आपको ये प्रश्न बताएंगे कि कैसे से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी आपको समीकरण मिल गया तो फिर आप इसको देखिए प्रश्न को। अगर प्रश्न ये पूछता है कि 36 किलोमीटर की गति से दौड़ती एक रेलगाड़ी पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण कार्यरत हो तो 5 सेकंड पश्चात गाड़ी का वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपको गाड़ी का वेग ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया कि ये जो समीकरण हमने आपको दिया कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अब इसी पे आपको रखना है चीज को। v इक्वल टू, जैसे हमने कहा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये आपका हो गया प्रारंभिक वेग, ये हो गया परिणामी वेग, ये हो गया आपका त्वरण, ये हो गया समय। ठीक है, अब इसको जैसे आपको हम बताएं कि पहले तो जैसे जितने यूनिट हैं, मान लीजिए अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और चीजें मीटर प्रति सेकंड में त्वरण है, तो आप पहले इसको किलोमीटर प्रति घंटा को आप पहले चेंज कर लीजिए मीटर प्रति सेकंड में। तो आपका जो प्रारंभिक वेग है, आपका प्रारंभिक वेग है 36 किलोमीटर, ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको हम बता दें एक सूत्र है जिससे कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदला जाता है और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदला जाता है। तो इसका जो है आपको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर घंटा में बदलने के लिए 18/5 कर देते हैं। जो मान लीजिए संख्या है, मान लीजिए उसको हम 18/5 से गुणा कर देते हैं, और अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है तो 5/18 से उसमें हम गुणा कर देते हैं। हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। जैसे कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा आपका दिया हुआ है, इसको हमको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। तो हमने कहा कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, अब आपको किलोमीटर प्रति घंटा को आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए इसको याद रखिए कि 5/18 हम यहाँ करेंगे। 5/18 हमने किया, ठीक है, इसको हमने काट दिया, हमने इसको 6 से काट दिया, ठीक है, 6 3 18, 6 चौक 36। ठीक, अब ये आपका हो गया, इधर दोनों को हम गुणा करेंगे, बराबर हो गया 30/3। इसको फिर हम काट देते हैं 10, तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड ये हो गया आपका, चेंज हो गया किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में आपका ये चेंज हो गया। अब एक ही यूनिट में सब हो गए। अब इसको हम इस समीकरण पे रखते हैं। तो आपका जो है प्रारंभिक वेग हो गया, आपका हो गया ये 10 हो गया, v इक्वल टू 10, और प्लस आपका हो गया त्वरण जो है आपका 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो आपका ये हो गया 2, और आपका समय जो है 5 सेकंड, ये पूरे 5 कर दें। तो अब ये हो गया 10 प्लस ये 10 हो गया, बराबर आपका हो गया 20। तो 20 मीटर प्रति सेकंड आपका परिणामी जो वेग है वो 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो हमने कहा कि आपको हमको दोनों बताना है कि हमने आपके यहाँ जो था किलोमीटर प्रति घंटा को हमने मीटर प्रति सेकंड में बदला। अगर अब मीटर प्रति सेकंड को आपको घंटे में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। तो यहाँ उदाहरण के तौर पर आप इसी में सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए 20 है ये, अब इसको हमने कहा कि मीटर प्रति सेकंड को यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 यहाँ गुणित कर दीजिए, 18/5। अब इसको काट दीजिए, तो ये हो गया 5 चौक 20, और इसमें 4 से 18 में गुणा कर देंगे तो ये हो गया आपका 72। तो ये आपका होगा किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा आपका ये परिणामी वेग हो गया। अब आपका आंसर चाहे मीटर प्रति सेकंड में पूछे चाहे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछे, आपके पास दोनों आंसर रखे हुए हैं। तो इस तरीके से आप इस सूत्र को याद कर लीजिए। ये आपको कोई बताएगा नहीं, कहीं आपको मिलेगा नहीं, किसी किताब में भी आप जल्दी नहीं पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, इसको मत भूलिए। और इस समीकरण को भी आप, जब गति का समीकरण कहीं पूछा जाए तो आप इसको भी आप याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, इस उदाहरण को भी आप नोट कर सकते हैं, और मैं जो भी बताता हूं उसको आप नोट कर लिया करिए, क्योंकि वो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है।
तो दोस्तों, आप जिस तरीके से चैनल को देख रहे हैं अच्छा लग रहा है, और आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और बेल आइकॉन दबा लेंगे तो हमारे जो लेटेस्ट वीडियो हैं आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम अगली क्लास लेकर के फिर जल्दी ही प्रस्तुत होंगे। तो साथियों, ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।